हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 119वें दिन भी जारी है। लगातार 119 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ममचबीसी के चबूतरे पर आज किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस महापंचायत में राकेश टिकैत भी शिरकत करेंगे। किसानों के साथ सभी वर्ग के लोग इस महापंचायत में शामिल होंगे। फतेहाबाद में किसानों ने बीजेपी विधायक दूडाराम का विरोध किया। किसान विधायक की गाड़ी के पीछे भागते नजर आए। विरोध को देखते हुए बीजेपी विधायक दूडाराम मौके से निकले। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार के नए कृषि कानूनों के वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसान लगातार कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही। उन्होंने एक बार फिर जोर देते हुए कहा कि कृषि कानूनों का हल प्रजातांत्रिक प्रणाली से ही निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र अभी 2 दिन और चलेगा। इस दौरान सरकार को कृषि कानून पर चर्चा की पहल करनी चाहिए। उन्होंने हरियाणा विधानसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि किसानों के हक की लड़ाई के लिए सभी दलों को एक सोच रखनी होगी। दीपेंद्र हुड्डा ने रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि रामचंद्र जांगड़ा उनके साथ आए और जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार और उनके बच्चों की आंख में आंख डालकर ये बात कहकर दिखाएं कि ये लोग किसान नहीं हैं। फतेहाबाद में हजारों की संख्या में किसानों ने शहीदी दिवस के मौके पर बाइक रैली निकाली। इस दौरान हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए, जिसके बाद शहर के भूना मोड़ से लाल बत्ती चौक तक बाइक रैली निकाली गई। शहीदी दिवस के मौके पर टिकरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान पीली पगड़ी में युवा और पीली चुन्नी में महिलाएं भी पहुंची। वहीं युवा किसानों ने कहा कि कृषि कानून वापसी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। युवा किसानों ने कहा कि किसान फसल भी काटेगा और आंदोलन भी जीतेगा। केंद्र सरकार को हर सूरत में किसान की बात माननी होगी। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में यूपी के मथुरा से चल रही शहीद यादगार किसान मजदूर पैदल यात्रा पलवल पहुंची। इस मौके पर यात्रा को नगाड़े बजाकर यात्रा का स्वागत किया गया। किसान नेताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए शहीद भगत सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किस तरह सरदार भगत सिंह ने अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के खिलाफ आजादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। कल देश में शहीदी दिवस मनाया गया। देश के लिए न्यौछावर करने वाले शहीदों को कल याद किया गया। इस मौके पर HLP सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने भी शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधायक गोपाल कांडा ने ट्वीट कर लिखा, लड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून भी फौलाद हुआ, मरते मरते भी कई मार गिराए, तभी तो देश आजाद हुआ। भारत मां के वीर सपूतों को शहीदी दिवस पर शत शत नमन। टिकरी बॉर्डर के पास महर्षि दयानंद पार्क में अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है, जिसका किसान नेता राकेश टिकैत और इनेलो नेता अभय चौटाला शुभारंभ करेंगे। बता दें कि अभय चौटाला ने टिकरी बॉर्डर पर 50 बेड का किसान अस्पताल बनाने का ऐलान किया था। आज से ये किसान अस्पताल शुरू होगा, जिसका युवा इनेलो नेता जितेंद्र राठी ने जानकारी दी। गुहाना के गढ़ी उज्जाले खा गांव में मंगलवार को शहीदों के परिजनों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान गुहाना और बड़ौदा हल्के के क्षेत्र से करीब 27 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं भारतीय सेना के कर्नल पवन कुमार ने कहा कि इस इलाके से करीब 40 जवान शहीद हुए हैं। उनके परिवार वालों को सेना की तरफ से जो बन सकेगा वो करेंगे। शहीदों ने जो देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण दिए, उनके परिवार वालों को कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला उपायुक्त से अपील की गई। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शहीदी दिवस के मौके पर अटाली गांव में 10 पैरा कमांडो शहीद संदीप सिंह काली रमन की मूर्ति के अनावरण में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। अनावरण कार्यक्रम में पृथला विधायक नयनपाल रावत भी मौजूद रहे।
इस दौरान विपुल गोयल ने कहा कि शहीदों के आश्रितों के लिए और दूसरे जरूरतमंद लोगों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। शहीदी दिवस के मौके पर उन सभी शहीदों को हम नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी पर शहीद के परिवार से मिलने के लिए आए थे तो उस समय ग्रामीण भी वहां मौजूद थे और वहां पर फैसला लिया गया था कि शहीद सतदीप कालीरमन की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, तो उन्होंने भी उनके साथ मिलकर आज इस मूर्ति का अनावरण किया है। चरखी दादरी में सेवा संकल्प संगठन के सदस्यों ने शहीदी दिवस मनाया। इस दौरान शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। चरखी दादरी में भी किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में कितलाना टोल पर प्रदर्शन किया। शहीदी दिवस पर किसानों ने भगत सिंह की कुर्बानी को याद किया और कहा कि वो सरकार को सबक सिखाकर रहेंगे। किसानों पर दिए गए अपने एक बयान को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों से माफी मांगी है। दरअसल राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बॉर्डर पर बैठे किसानों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद पंचायत में फैसला लिया गया था कि सांसद को अपने बयान को लेकर 4 दिनों के अंदर किसानों से माफी मांगनी होगी। साथ ही सोशल मीडिया पर आकर अपने बयान को वापस लेना होगा। लेकिन कुछ देर बाद ही रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों से माफी मांगी। दरअसल उन्होंने कहा था कि बॉर्डर पर मुफ्त की रोटियां खाने वाले और शराब पीने वाले बैठे हैं, उनको गांव में कोई भी पूछता नहीं है। असली किसान तो कब के घर लौट चुके हैं। सांसद का यह वीडियो जमकर वायरल हुआ था। डबवाली के स्कूल में बीजेपी के कार्यक्रम का किसानों ने विरोध किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर किसानों ने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की, जिसके चलते कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। गृह मंत्री अनिल विज ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर 100 करोड़ के उगाही कांड को लेकर निशाना साधा है। अनिल विज ने कहा कि महाराष्ट्र में 100 करोड़ उगाही का कांड बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के नहीं हो सकता। अगर मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है कि उसके मंत्री और अधिकारी क्या गोल खिला रहे हैं, तो उनको एक पल भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं है। विज ने कहा कि उद्धव ठाकरे को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रदेश में चलाई जा रही ड्राइव पर विज ने कहा कि हरियाणा में हर सप्ताह के सोमवार और मंगलवार को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर से 1244 बैलेट बॉक्स मंगाए गए हैं, जिन्हें बल्लभगढ़ के पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार की निगरानी में रखवाया गया है। प्रदीप कुमार ने बताया कि 663 पेटियां बल्लभगढ़ ब्लॉक के लिए है और 581 पेटियां तिगांव ब्लॉक के लिए मंगवाई गई है। पंचायत अधिकारी की माने तो चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं जिलों में 2 नई पंचायतों का गठन भी किया गया है। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जल्द ही सभी चुनावी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। मनोहर सरकार ने बेशक हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण का कानून बनाकर बड़ा सियासी दांव खेला हो, लेकिन यही सियासत अब मनोहर सरकार की मुश्किलों को बढ़ा सकती है, बड़ा कारण भी बन सकती है। नेस्कॉम ने मनोहर सरकार को आरक्षण मुद्दे पर चेताते हुए अपील की कि अगर जल्द 75% आरक्षण को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ तो 400 से 500 कंपनियां, जिसमें आईटीओ, बीपीओ, ऑटोमोबाइल सेक्टर या गारमेंट उद्योग शामिल हैं, गुरुग्राम या अन्य जिलों से पलायन कर नोएडा, राजस्थान या अन्य राज्यों का रुख कर सकती हैं। इस मामले में नेस्कॉम के प्रतिनिधि विनोद सूद की माने तो इन तमाम पलायन करने वाली कंपनियों में 4 से 5 लाख कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में सरकार को इस बारे में फिर से विचार कर आरक्षण को खत्म करने की दिशा में काम करना होगा, अन्यथा उद्योगों को लेकर हालात बद से बदतर हो सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी आयोग में नियुक्ति हुई है। दरअसल भोपाल सिंह को एचएसएससी का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं कमलजीत सैनी, विजय कुमार, सत्यवान शेरा, विकास दहिया और सचिन जैन को सदस्य बनाया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान को लेकर भारत सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। देश में 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अब 45 साल से अधिक उम्र वाले हर व्यक्ति को कोरोना का वैक्सीन लग सके। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने
मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया कि लोगों को सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और आसानी से सरकारी प्राइवेट सेंटर्स पर वैक्सीन मिल पाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश में अब तक 4.85 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि करीब 80 लाख लोगों को कोरोना की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बीते दिन ही देश में कुल 32 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। भिवानी जिला प्रशासन ने सब डिवीजन लेवल पर कमेटियों का गठन कर कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी है। भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए सब डिवीजन लेवल पर कमेटियों का गठन किया गया है, जिसमें सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को चेयरमैन, डीएसपी और सीनियर मेडिकल अफसर को सदस्य बनाया गया है, जो भिवानी जिले के अपने अपने सब डिवीजनों पर कोविड और उसकी चिकित्सा संबंधी गाइडलाइन को पालन करवाने का काम करेंगे। ये कमेटियां लोहारू, तोशाम, सिवानी और भिवानी सब डिवीजन में बनाई गई। मंगलवार को चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत के दौरान स्कूल खुलने और कोरोना को लेकर एहतियात बरतने जैसे मुद्दों पर बात की। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में स्कूल बंद करने का अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। अभी कोरोना को लेकर स्थिति ठीक चल रही है, अगर आगे स्थिति बदलती है तो फैसला बदला जा सकता है। फिलहाल सरकार को कोई ऐसा इरादा सरकार का नहीं है। वहीं नए सत्र को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। पहली से दूसरी क्लास के एग्जाम के बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि ये एग्जाम मौखिक होंगे। वहीं कई जगह किसानों द्वारा किए जा रहे कोरोना वैक्सीन के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि न कोरोना वैक्सीन में कोई कमी है, न ही किसान कानून में। इन दोनों का विरोध बेवजह हो रहा है। भिवानी जिला प्रशासन ने सब डिवीजन लेवल पर कमेटियों का गठन कर कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी है। भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए सब डिवीजन लेवल पर कमेटियों का गठन किया गया है, जिसमें सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को चेयरमैन, डीएसपी और सीनियर मेडिकल अफसर को सदस्य बनाया गया है, जो भिवानी जिले के अपने अपने सब डिवीजनों पर कोविड और उसकी चिकित्सा संबंधी गाइडलाइन को पालन करवाने का काम करेंगे। बहादुरगढ़ में देश भर के जाने माने शिल्पकारों का मेला लगा हुआ है। शिल्प गुरु और नेशनल अवार्ड धारक शिल्पकार मेले में अपनी कलाकृतियां और कला से लोगों को खूब मोहित कर रहे हैं। इन्हीं शिल्पकारों में बहादुरगढ़ के सिद्धस्थ शिल्पियों का बोंदवाल परिवार भी शामिल है। बोंदवाल परिवार के बेटे नेशनल अवार्डी चंद्रकांत बोंदवाल भी अपनी वुड कार्विंग की कलाकृतियां लेकर मेले में पहुंचे हैं। शिल्प मेले में लकड़ी की तलवार को एकता का प्रतीक बनाते हुए हाथियों की कतार भी लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। आपको बता दें कि बोंदवाल परिवार को वुड कार्विंग की कला में अब तक 5 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। प्रदेश में सोमवार देर रात बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। इसके साथ ही किसान इस बात से परेशान हैं कि बारिश और ओलावृष्टि की वजह से भारी नुकसान होने की आशंका है। खेतों में बहुत सी फसलें पककर तैयार हैं और फसलों की कटाई भी शुरू हो गई है। ऐसे में हुई बारिश के साथ ओलावृष्टि से पकी हुई फसल बर्बाद होने के पूरे आसार हैं। किसान अपने खेतों में हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं और जल्द ही प्रशासन को इसकी सूचना देने की तैयारी में। यमुनानगर में किसानों के खेतों में इस्तेमाल होने वाली यूरिया खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी को सीएम फ्लाइंग ने कब्जे में लिया है उसकी नंबर प्लेट को भी बदला हुआ था, ताकि खाद मालिक और गाड़ी मालिक की जल्दी से पहचान न हो सके। वहीं गाड़ी चालक ने बताया कि वो इस खाद को प्लाईवुड फैक्ट्री में छोड़ने के लिए जा रहा है। फिलहाल कृषि विभाग ने यूरिया खाद का सैंपल लेने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुग्राम नगर निगम की बैठक में मंगलवार के दिन मीट की दुकानों को बंद करने के फैसले के मद्देनजर प्रशासन ने कई इलाकों में मीट की दुकानों को बंद करवाया। हालांकि मस्जिद इलाके में प्रशासन को मीट दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के बावजूद प्रशासन के सख्त रवैये के बाद दुकानदारों को दुकानें बंद करनी पड़ी, लेकिन नगर निगम की कार्रवाई को लेकर मीट शॉप संचालकों में नाराजगी देखी गई। मस्जिद मीट शॉप एसोसिएशन के प्रधान ताहिर खान का कहना है कि कोई मंगलवार को मीट खाए या शुक्रवार को, ये हर नागरिक का निजी मामला है।
उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हमें किसी भी दिन कुछ भी खाने पीने की छूट देता है, ऐसे में ये प्रस्ताव पास करना संविधान के खिलाफ है। वहीं मीट एसोसिएशन के प्रधान ताहिर खान की माने तो जल्द इस मामले को लेकर नगर निगम कमिश्नर और डीसी गुरुग्राम से वो मिल सकते हैं। कनीना सब डिवीजन लेवल पर बनने वाले कोर्ट भवन का मंगलवार को हाईकोर्ट के जस्टिस हरिपाल वर्मा ने शिलान्यास किया, जिसके बाद कोर्ट के लिए बनने वाले भवन का मंत्र उच्चारण कर भूमि पूजन किया गया और शिलान्यास किया गया। इस मौके पर जस्टिस हरिपाल वर्मा ने कहा कि यहां के लोगों को न्यायिक भवन का काफी सालों से इंतजार था, जो अब खत्म हो गया है। न्यायिक भवन बनाने के लिए कई साइटों का अवलोकन करने के बाद इस जगह को चुना गया है। दरअसल यह न्यायिक भवन और मिनी सचिवालय करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से 18 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। चरखी दादरी के सीआर स्कूल के पीछे खेलते हुए 1.5 साल की बच्ची की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने जिला उपायुक्त को पत्र लिखकर जोहड़ के चारों ओर दीवार बनवाने की मांग की। 1.5 साल की याशिका घर के सामने खेल रही थी, तभी वो लापता हो गई, जिसके बाद मासूम की तलाश की गई तो जानकारी मिली कि बच्ची जोहड़ में गिर गई है, जिसके बाद उन्होंने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। फिलहाल कॉलोनी वासियों ने जिला उपायुक्त को पत्र लिखकर जोहड़ के चारों ओर दीवार बनवाने की मांग की है। सिरसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम ने 5 लोगों को काबू किया है, जिनके पास से पुलिस को 5 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है। पकड़ी गई अफीम की कीमत बाजार में 10 लाख रुपए बताई जा रही है। डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सूचना मिली थी कि कुछ लोग झारखंड से अफीम लेकर सिरसा पहुंचे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने 5 लोगों को पकड़ा और हर एक व्यक्ति के कब्जे से 1-1 किलोग्राम अफीम की बरामदगी हुई। अंबाला में गुरु और शिष्या के रिश्ते को कलंकित कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक 14 साल की नाबालिग के साथ ट्यूशन टीचर ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत नाबालिग ने जब परिजनों से की तो परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। परिजनों का आरोप है कि पिछले 2-3 महीने से उनकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने वाला युवक उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था और उनकी बच्ची को डरा धमका रहा था। पूरे मामले को लेकर डीएसपी मदन लाल ने बताया कि नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। गुहाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान पर हुई लूटपाट के मास्टरमाइंड समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे उनके सभी कारनामे उगलवाए। पुलिस ने बदमाशों से 6 किलोग्राम के जेवरात भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि गुहाना में बढ़ते अपराधों को लेकर अब प्रशासन अलर्ट हो चुका है। गुहाना पुलिस लगातार ऐसे गिरोह की गिरफ्तारी में जुटी है। हांसी पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो बीमार लोगों के बीमे कराकर झूठे क्लेम लेने का काम करता था। हांसी पुलिस की इकोनॉमिक सेल की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस बात का खुलासा एसपी नीतिका सिंह ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने बताया कि आरोपी सुनील पर हांसी समेत 2 अन्य शहरों में 7 मामले दर्ज हैं। एसटीएफ रोहतक को भी उसकी तलाश थी। फिलहाल आरोपी को पूछताछ के लिए 6 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। फतेहाबाद के सरकारी स्कूल में घुसकर दिन दहाड़े की गई टीचर की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी विकास गोरखपुरिया सहित 2 अन्य आरोपियों को भी काबू किया है। बताया जा रहा है कि शराब के धंधे में वर्चस्व और दहशत स्थापित करने के लिए टीचर की हत्या की गई थी। टीचर का परिवार भी शराब ठेकों के धंधों में संलिप्त बताया जा रहा है। चरखी दादरी के गांव छापर में एक किसान का शव मिला है। मृतक किसान का शव खेतों में बने कमरे से बरामद किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवाया है। पुलिस का कहना है कि मृतक के सिर पर चोट लगने से मौत हुई है। पुलिस ये आशंका जता रही है कि मृतक किसान की हत्या भी की गई होगी। अखाड़े में पहलवान की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मामले की जानकारी देते हुए उप पुलिस अधीक्षक नरेश कुमार ने बताया कि 19 मार्च को पुंगा अखाड़ा गांव बहु में
एक लड़के को गोली मार दी गई। पुलिस ने बताया कि शराब पार्टी में आपसी विवाद के बाद अखाड़े के अंदर साजिश के तहत विक्रम को गोली मारी गई। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल विक्रम को उपचार के लिए सिविल अस्पताल चरखी दादरी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बल्लभगढ़ रेस्टोरेंट में मंगलवार सुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पानीपत के शिवनगर इलाके में 3 नरकंकाल मिले हैं। फिलहाल पानीपत के एसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। चरखी दादरी के गांव अटेला खुर्द में भंडारे के दौरान आसमानी बिजली गिर गई। बता दें कि आसमानी बिजली मंदिर पर गिरी थी, लेकिन इस दौरान कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। भिवानी में तेज आंधी के चलते रामनगर कॉलोनी स्थित बूस्टिंग स्टेशन में पेड़ गिरने से भारी नुकसान हुआ है। जहां बूस्टिंग स्टेशन पूरा परिसर तहस नहस हो गया, वहीं कर्मचारी बाल बाल बचे। इस आपदा में इतना नुकसान हुआ है कि क्षेत्र में 1-2 दिन के लिए सप्लाई बाधित होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। पानीपत के बबैल रोड पर शिवनगर वार्ड नंबर 6 में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर से 3 नरकंकाल मिलने की सूचना मिली। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पानीपत के एसपी और डीएसपी मौके पर पहुंचे और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने कंकालों को जमीन से बाहर निकाला गया। कंकाल किसके हैं, कब से दबे थे, डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि महिला ने 100 नंबर पर फोन कर मामले की सूचना दी थी। मामले में पुलिस ने किला थाना क्षेत्र के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। करनाल के गांव रावर में एक 37 वर्षीय युवक की रात 12 बजे हत्या कर शव को पार्क में फेंका गया है। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हत्या का केस कर जांच शुरू कर दी। गोहाना में एक पति ने पहले पत्नी की गोली मारकर हत्या की, फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक एक रिटायर्ड सैनिक है जिसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। वारदात गांव मदीना की है। वारदात के पास से जो नोट मिला है उसमें मृतक जयवीर ने लिखा है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसे अपने साथ ले जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यमुनानगर में 6 साल की मासूम की स्कूल की बस के नीचे आने से मौत हो गई। मृतक परिजनों ने स्कूल बस के ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक दहिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बच्ची जो बस के नीचे आ गई थी, उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उसी दौरान बच्ची की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर स्कूल बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पलवल के रहने वाले धीरज ने जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। जम्मू में आयोजित हुई 5 दिवसीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर धीरज ने जम्मू में जीत का परचम लहराया। नेपाल में होने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए भी धीरज का सिलेक्शन हो चुका है। निकिता हत्याकांड केस में वकीलों की बहस पूरी हो चुकी है। हत्याकांड के आरोपी पर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। मामले की जज सरताज बसवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना बेकाबू हो रहा है। बीते 24 घंटे में 895 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं गुरुग्राम में 188 और करनाल में 139 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अंबाला में 118 नए मामले सामने आए हैं। वहीं यमुनानगर में 88 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के पंचकुला में 89 नए केस सामने आए हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में 78 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3104 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,81,588 केस सामने आए हैं। सिरसा में बिजली उपभोक्ताओं के साथ लाखों रुपए की साइबर ठगी होने का मामला सामने आया है। दरअसल दिल्ली के एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट हैक कर उसे फ्रॉड किया गया था, जिसकी शिकायत 19 नवंबर 2020 को मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने 23 नवंबर 2020 को मामला दर्ज किया था।
जांच के लिए दिल्ली पुलिस सिरसा के शहर पुलिस थाना में पहुंची और इस मामले से जुड़े जिन लोगों के बिजली बिल हैक हुए, अकाउंट से बिल भरे गए थे, उन लोगों से पूछताछ की। पुलिस की जांच के दौरान सिरसा के 7 और फतेहाबाद का एक व्यक्ति सामने आया है। फिलहाल पुलिस की ओर से सभी को नोटिस देकर तलब किया गया है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।